नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक्स फटाफट और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण दुबे। और बात होगी बाजार की, बात होगी कई स्पेशल सेगमेंट की। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कमाई के ढेरों मौके, फिर चाहे वो वायदा बाजार में हो, ट्रेडिंग के लिहाज से हो या फंडामेंटल पिक हो। तो इस आधे घंटे आपको हम अहम ट्रिगर्स बाजार के बताएंगे और उस हिसाब से आपकी बेहतरीन रणनीति सामने रखेंगे। चलिए बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। और बाजार आज एक बार फिर से अगर हम देखें बाजार की बड़ी बातों पर, तो इस वक्त सुस्त नजर आता हुआ। जी हाँ, बाजार में देखिए निफ्टी 300 अंकों, हम देख रहे हैं धीरे धीरे लगभग 400 अंकों की तरफ बढ़ता हुआ और यहां पर 23,150 के पास जो है वो कारोबार होता हुआ। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी देखें तो यहां पर लगभग 800 अंकों से के करीब तेजी हमें देखने को मिल रही है, 50,750 के आसपास नजर आता हुआ। वहीं अगर हम बाकी ट्रिगर्स को देखें तो इस वक्त आप देखिए कि रियल्टी और आईटी शेयरों पर प्रेशर ज्यादा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह अगर हम आईटी को देखें तो ग्लोबल संकेतों के कमजोर होने की वजह से है। और रियल्टी में जिस तरह से बड़ा डेवलपमेंट आया है, रेडी रेकनर रेट के बढ़ने का, उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.25% नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडेक्स स्तरों पर तो बहुत प्रेशर है आज। हालांकि इन सब के बीच में तेल और गैस शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, ओएनजीसी में हल्की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम बाकी फैक्टर्स की तो इस वक्त चुनिंदा सेक्टर है जहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी बाजार पर दबाव तो ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा हो चुका है। चलिए, तो 2 दिनों की जो गिरावट थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसका इंपैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे देखने मिल रहा है और अच्छी खासी गिरावट जो है भारतीय बाजारों पे देखी जा रही है। इनफैक्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पे जो है वो यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते अगर आप देखेंगे तो आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। काफी सारे स्टॉक्स है, काफी सारे सेक्टर्स है जो कि खबरों के दम पे आज भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ट्रंप के टैरिफ के पहले बाजार जो है वो थोड़े बहुत नर्वस साफ समझ में आ रहे हैं और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की गिरावट जो है हमें बाजार में देखने मिल रही है। केवल एक चीज है जो क्या सबसे बेहतरीन तेजी दिखा रही है प्रशांत, और वो है गोल्ड। वही चमक रहा है। आप देखिए लगातार रोज अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई जो है वो गोल्ड बनाते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स के हाल जो है वो थोड़े खराब ही नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट की इस चाल को कैसे समझना है। ट्रंप के टैरिफ के डर के पहले हमारे मार्केट्स को आपको कैसे ट्रेड करना है और कहां कौन से लेवल पे रखेगा नजर। तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। नो डाउट बड़ा इवेंट हमारे सामने है, लेकिन उसके पहले मार्केट को ट्रेड कैसे करें सर, और आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। तो क्लियर है, स्टार्ट ऑफ द वीक है और बिकवाली से स्टार्ट हुई है क्योंकि मार्केट में काफ़ी डर बैठा हुआ है कि कंसर्न्स है कि यूएस टैरिफ किस तरीके से कौन से कंट्रीज पे कितना इम्पोज करेगा। तो वो क्लैरिटी कल शाम को मिलेगी, तब तक प्रेशर बना रहेगा। अगर आप डेटा पॉइंट्स भी देखें तो एफआईआईस का करीबन 9 पॉजिटिव बाइंग सेशंस के बाद अच्छी खासी बिकवाली के नंबर्स भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिले। कैश में तो बिकवाली जारी है। तो कुल मिला के डेटा पॉइंट्स नेगेटिव है। डेरिवेटिव्स के से जो संकेत मिल रहे हैं वहां पे शॉर्टिंग के एडिशंस बनते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली 22,950 और 23,000 ये सपोर्ट जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। शायद आज या कल में ये लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। कुल मिला के 23,400 ये एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। 23,000 एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहेगा। अगर कुछ भी रिकवरी आनी है तो वो लेवल बहुत मायने रखते हैं। 23,000 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके नीचे वैसे तो जाना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी, पता चलेगा आगे जैसे जैसे खासकर यूएस के मार्केट से जिस तरह के क्यूज आएंगे उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इस बीच आप नीचे देख सकते हैं आयशा मोटर्स के नंबर्स आ चुके हैं। वीईसीवी की बिक्री जो है 11,325 का अनुमान था, 12,094 पे आई है। यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 1% के आसपास की गिरावट है। तो ऑटो नंबर्स लगातार आते जा रहे हैं। हमारे टिकर पे आप देख सकते हैं सारे ऑटो नंबर्स जो है वो फ्लैश होंगे। लेकिन चलिए स्टॉक्स पे की बातचीत भी कर लेते हैं। अक्षय जी, कौन से स्टॉक्स पे आपकी आज नजर है, बताइए सर, आपने पिक्स। जी तो दोस्त
स्टॉक्स चुने हैं, एक बाइंग की तरफ है और एक शॉर्ट की तरफ है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट की तरफ है वो रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज है। बिकॉली का प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग है रियल एस्टेट पैक में आज, और शॉर्ट पोजीशंस के एडिशंस हमें देखने मिल रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। कुल मिला के जो टेक्निकल और डेरिवेटिव का सेटअप है उसके चलते 2005 और 1987 ये दो टारगेट्स छूने के संकेत दिखा रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये शॉर्ट ट्रेड में आपको 2082 का स्टॉप लॉस बनाना है। बाइंग की तरफ ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आज बाइंग की एक्शन देखने को मिल रही है, उसमें हिंद पेट्रो ये स्टॉक चुना है। हिंद पेट्रो ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। टेक्निकली सेटअप भी काफी बढ़िया दिख रहा है। हल्के से रेंज के बाद एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और कुल मिला के जो टेक्निकल सेटअप है उसके चलते 372 और 381 ये दो टारगेट का अनुमान है। इस ट्रेड में आपको 346 ये स्टॉप लॉस बना के हिंद पेट्रो में बाय करना है। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज और एचपीसीएल यहां पर खरीदारी की राय अक्षय जी की तरफ से आती हुई। चलिए, आज के दिन में जिस स्टॉक की आज काफी चर्चा है उसको जरा रडार पर ले आते हैं, और वो है वोडाफोन आइडिया। जी हां, स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलने की खबर से वोडाफोन आइडिया इस वक्त देखिए लगभग 22% का उछाल, लगभग 23% का मैं कहूंगा उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है लगातार रफ्तार में। आपको बता दें खबर क्या है कि 37,000 करोड़ रुपए के बकाया को सरकार इक्विटी में बदलेगी, और यही नहीं, सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं बल्कि इसकी वजह से, इस खबर के बाद जो बाकी इससे जुड़ी कंपनियां हैं जैसे इंडस टावर, वो भी अच्छा खासा चल रहा है, और इंडस टावर में देखिए लगभग 6% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। अक्षय, वोडाफोन आइडिया नहीं चल रहा था तब बेचारे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हर दिन सवाल पूछते थे, और कहीं ना कहीं एक रेंज में बार बार फंसा हुआ नजर आता था। अब चल रहा है तो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो बताइए कि वोडाफोन आइडिया पे क्या राय बन रही है, और इसके साथ ही बाकी टेलीकॉम शेयरों पर, इंडस टावर का भी जिक्र मैंने किया, उन पर क्या राय है? जी बिल्कुल प्रशांत भाई, बहुत सही कहा आपने कि बहुत सारे रिटेल निवेशकों के रडार में ये स्टॉक का हमेशा देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे पोजीशंस मेरे हिसाब से हायर लेवल्स पे भी काफ़ी पोजीशंस फंसे हुए हैं वोडाफोन आइडिया में। तो ये न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, न्यूज़ आना ज़रूरी था तो ही ये स्टॉक चलता था। काफ़ी टाइम से अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 7 रुपए के आसपास ये स्टॉक में एक बाउंस बैक हमें टेक्निकली हमेशा देखने को मिलता है। तो इस बार भी 7 रुपीज से बाउंस बैक जो देखी है हमने, वो करीबन 10.5 ये आपके ट्रेडिंग टारगेट्स बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने लिया है या लेना चाहते हैं करंट लेवल पे, उनके लिए टारगेट एरिया है 10 रुपीज 50 पैसे। और अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिए से देखें तो एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बेस अभी 7 रुपए पे बनता हुआ दिख रहा है। अभी कंफर्मेशन हमें मिलेगा जब इस स्टॉक में थोड़ी और मोमेंटम कैचअप होगी। पर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आप मेरे हिसाब से फंडामेंटल एडवाइजर को पूछ लेना जरूरी है। फिलहाल 10.5 के टारगेट से बने रहने की मेरी राय रहेगी वोडाफोन आइडिया में। इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे भी आज काफी मोमेंटम है, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में आज न्यूज है, और इंडस टावर में 320 ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। 4 हफ्तों से हमने ये सपोर्ट को, बुल्स को डिफेंड करते हुए देखा है। आज थोड़ी सी मोमेंटम कैचअप है, और कुल मिला के जो टेक्निकल सेटअप है 450 की ओर जाने की तैयारी कर रहा है इंडसइंड टावर। तो कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम उसे आपको देना पड़ेगा ये टारगेट छूने के लिए। पोजिशनल ट्रेड है, बाय एंड होल्ड करने की रणनीति बनाना जरूरी है। 320 ये आपका सपोर्ट जोन है। तो कुल मिला के पॉजिटिव व्यू इंडस टावर में भी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर ये दोनों जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव व्यू नजर आता हुआ अक्षय जी का। अक्षय, अगर हम कुछ बाकी स्टॉक्स की बात करें, अब जैसा मैंने कहा रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे यस बैंक भी रहता है। वोडाफोन आइडिया की तो बात हमने कर ली, यस बैंक में भी आज तेजी देखने को मिल रही है, 2.5% ऊपर है ये स्टॉक का आज नजर आ रहा है इस बाजार में। बताइए क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, तेजी जरूर है, पर सामने कुछ न्यूज़ फैक्टर है नहीं इसमें। बस डे ट्रेडिंग में अच्छी खासी उछाल, 2.5% का गेन्स हमने देखा हुआ है। 2-3 दिन पहले वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग, 17 रुपए के आसपास हमें यस बैंक में एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा बनते हुए देखे। तो एक एक्शन तो बिल्कुल बन रहा है। कुछ ट्रेडिंग एक्शन 17 रुपीज के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली अगर इसको आप एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं 16 और 17 रुपए एक शॉर्ट टर्म बेस है।
तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा नजरिया नहीं है इसमें। ट्रेडिंग के उछाल के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के माध्यम से अगर ये स्टॉक को देख रहे हो, तो ये अगर स्टॉक उछलता है तो आप 19 से 20 ये दो टारगेट एरिया से आप वर्क कर सकते हैं। तो 17 का करंट मार्केट प्राइस है, 19 या 20 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए आप बिल्कुल होल्ड करें या बाय कर सकते हैं। 16.25 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई येस बैंक पे लेवल्स पे आप रखिएगा नजर। लेकिन एक स्टॉक जो कि आज सबसे ज्यादा फोकस में है और वो है आईटीसी, और इसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पेपर कारोबार में आईटीसी बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट से सेंचुरी पेपर एंड पल्प को खरीदने की डील हुई है। डिटेल के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी अशेषा। अशेषा बताइए क्या ही पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, तो 3,500 करोड़ का ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, टोटल डील साइज होगी, और जहां पर आईटीसी आदित्य बिरला रियल एस्टेट का पेपर बिजनेस खरीदेगी और अगले 6 महीने में ये डील कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। दोनों ही कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव होगा। याद रखें, आदित्य बिरला रियल एस्टेट अब रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपैंड करना चाहती है, जिसके चलते पेपर बिजनेस वो अपना बेचना चाहते हैं, और आईटीसी के लिए भी ये पॉजिटिव है बिकॉज आईटीसी पेपर बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहता है। तो विन विन सिचुएशन है दोनों ही कंपनियों के लिए। याद रखें, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो वो एक पॉजिटिव होगा। पहले ही साल से ईपीएस एक्रेटिव होगी ये डील आईटीसी के लिए, और आईटीसी की क्षमता इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के लिए पेपर बिजनेस में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आईटीसी के पेपर बिजनेस रेवेन्यू की बात करें तो अभी करीब 13% रेवेन्यू उनका पेपर बिजनेस से आता है, लेकिन अब इस एक्विजिशन के बाद कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हाँ, पॉजिटिव है दोनों ही कंपनियों के लिए। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और एनालिस्ट का मानना है कि डील थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर की गई है, जो आईटीसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा 6 टाइम्स वैल्यूएशन पर, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल पॉजिटिव है दोनों ही कंपनियों के लिए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट अब सोलली रियल एस्टेट बिजनेस में एक्सपैंड कर पाएगी, और आईटीसी जिन्हें इन एनी केस एक्सपैंड करना था पेपर बिजनेस में, तो वो भी एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी आईटीसी के लिए भी ये पॉजिटिव है। 3,500 करोड़ की ये टोटल डील साइज होगी। चलिए, डील के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आईटीसी के लिए बहुत पॉजिटिव है इनफैक्ट, और बहुत बड़ी डील जो है वो आईटीसी ने यहाँ पे की है। शुक्रिया आशीषा, ये पूरी डिटेल्स हम तक पहुँचाने के लिए। अक्षय जी, आईटीसी इसको आप कैसे देखते हैं? 406 407 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डील अच्छी है लेकिन आज मार्केट खराब है। देखिए, आज कहीं ना कहीं पूरे बाजार में सेक्टरली सभी सेक्टर्स में आज प्रेशर तो बना हुआ है, और आईटीसी का भी जो आपने अभी न्यूज़ का खुलासा किया उसके चलते भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर जरूर शॉर्ट टर्म के माध्यम से स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्राइस चार्ट देखें तो बार बार गए कुछ दिनों से स्टॉक में 413 415 के स्तर पे थोड़ी सी जो है बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ये जो प्रेशर है करीबन 390 तक नीचे स्टॉक को ड्रैग कर जाता है। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू रहेगा आईटीसी में। ट्रेडिंग आउटलुक है, कम से कम स्टॉक को 415 ये लेवल पार करना जरूरी है, तो ही आपको कुछ तेजी करने के संकेत दिखेंगे। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन या शॉर्टिंग ये जोन में चल रहा है आईटीसी, और जिस तरीके का सेटअप है 390 का एक्सपेक्टेशन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आईटीसी में डाउनसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई आईटीसी पे। इन चलिए और काफी मुनाफे के ऑप्शन की ओर। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बाजार में क्या होगी? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। वेल, मार्केट में वीकनेस बढ़ती जा रही है और उसको देखते हुए जो है आज का स्टॉक वो आईटी स्पेस से ही टेक महिंद्रा रहेगा। टेक महिंद्रा में 1380 का पुट ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट्स पर अगर देखें तो 1600 के अराउंड से कंटिन्यू करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रायर वीक में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था, एक डेड कैट बाउंस था, उसके बाद वापस से अभी वीकनेस यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कमिंग डेज में और फर्दर वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। सो टेक महिंद्रा के 1380 का पुट ऑप्शंस, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 32 33 के आसपास चल रहा है, बाय करने की सलाह रहेगी। 24 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 48 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 600 का है, सो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 5400 का रहेगा। वहीं प्रॉफिट 9000 तक का देखने को मिल सकता है। करेंगे सचिन आपका ऑप्शन की रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। तो टेक महिंद्रा 1380 का
पुट आपको खरीदना है अप्रैल सीरीज का 32 के प्रीमियम पर आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 24 होगा और टारगेट जो है वो 48 होंगे। अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें तो 9,000 तक का यहाँ पर फायदा हो सकता है आपको और नुकसान 5400 तक का हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आइए प्लीज, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है। 90% लोग पैसा गंवाते हैं। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए, तो ये तमाम बातें और इन सब के बीच में रियल एस्टेट पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी कमजोरी नजर आ रही है। क्या ये कमजोरी मौका बन सकता है क्वालिटी स्टॉक्स में? क्योंकि हमने खबर देखी कि महाराष्ट्र में जो रेडी रेकनर रेट है वो बढ़ने से ओबरॉय, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, फीनिक्स, शोभा डेवलपर्स, इन तमाम काउंटर्स में हम एक वीकनेस देख रहे हैं। बताएं अक्षय, क्या ये जो करेक्शन है, ये प्रेशर है, किसी क्वालिटी स्टॉक में मौका दे रहा है? जी, आज मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में प्रेशर काफ़ी इंटेंस है। स्पेशली रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी रियल एस्टेट की काउंटर्स पुल अप करके देख ले, बिकवाली का प्रेशर काफ़ी हावी हो रहा है। और टैरिफ का जो सिनारियो है उसके चलते सलाह रहेगी कि आप एक आध 2 दिन थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच करें, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट में है, जिस तरीके का पोजीशनिंग और टेक्निकल सेटअप है, शॉर्ट टर्म में कोई जल्दी बॉटम बनाने के तो संकेत नहीं दिख पा रहे। ट्रेडिंग पुल बैक जरूर मिल सकते हैं, बट कोई बॉटम बनने के कंफर्मेशन नहीं दिख पा रहे। रियल एस्टेट में सबसे नेगेटिव या वीकेस्ट सेटअप आप बोल सकते हैं रियल एस्टेट पैक में फिलहाल चल रहा है। तो फिलहाल अवॉइड करें, थोड़ी सी जो है स्टेबिलिटी आने दे ये सेक्टर में, ये हमारी राय रहेगी। तो कोई भी स्टॉक हम फिलहाल रियल एस्टेट में नहीं चुनेंगे। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने आज शॉर्ट रिकमेंड करा है आपके चैनल पे अभी कुछ समय पहले। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सेल कॉल दिया था और पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस जो है आज काफ़ी पिटा हुआ है। इनफैक्ट और एक स्पेस है जो कि बहुत पिटा हुआ है और वो है सरकारी बैंक्स का। आप देखिए, इनफैक्ट कुछ बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने पिछले हफ्ते QIP लाया था, वहाँ पे देखिए किस तरह की पिटाई हो रही है। आप देखिए खासकर यूको बैंक को देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। पंजाब एंड सिंध बैंक को देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छी खासी 20% के आसपास की गिरावट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। अक्षय जी, इन बैंक्स में क्या हो गया सर? अचानक कुछ पता चला गिरावट क्यों है? चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर इनके? जी देखिए, न्यूज़ का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ तो नहीं दिख रही है। बट चार्ट्स में काफ़ी अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक में हल्का सा सपोर्ट जोन है, बिल्कुल 40 के आसपास है। ये एक ट्रेडिंग सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जिसका वैलिडिटी 3 से 4 दिन का बनेगा। आप देखिए, पिछली बार भी स्टॉक 40.5 ये लेवल को टेस्ट करने के बाद हमने 2 बार उछाल देखी है 45 तक। तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है कि वही सपोर्ट एरिया वापस काम कर रहा है सेंट्रल बैंक के लिए। तो थोड़ा सा अभी गए मेरे हिसाब से एक आधे घंटे में एक रुपए का जो है लोएस्ट पॉइंट से रिकवरी हमने देखा है। यूनियन बैंक की भी अगर आप बात करें तो यूनियन बैंक में आज कहीं ना कहीं स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो जिस तरीके का पूरा बैंकिंग का सेटअप है, इसमें ये स्टॉक में ज्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्शन नहीं दिख पा रहा है। तो न्यूज़ तो नहीं है, बट टेक्निकली कुछ ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से नहीं दिख पा रहे मुझे। तो फिलहाल अवॉइड की राय रहेगी दोनों स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में अवॉइड की राय होगी, अभी कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं देखने मिल रहा है। ऐसे और एक स्पेस है जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है और वो है फार्मा स्पेस। फार्मा स्टॉक्स को देखिएगा, इप्का लैब्स, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क लाइफ, ल्यूपिन जैसे काउंटर्स है, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। नो डाउट ट्रम्प के टैरिफ के डर के पहले थोड़ा बहुत फार्मा स्पेस जो है वो यहाँ पे दबाव में है। हालांकि अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि फार्मा पे शायद टैरिफ ना आए, क्योंकि यूएस खुद नहीं चाहेगा कि अपने यहाँ इन्फ्लेशन बढ़े। लेकिन अब डर तो डर है और उस डर का इम्पैक्ट जो है पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में देखने मिल रहा है। अक्षय जी, नो डाउट बड़ा इवेंट है, उसके पहले फार्मा स्टॉक्स थोड़े पिटे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब टैरिफ आए ना आए, कोई चार्टिकली ऐसा स्टॉक लग रहा है जो कि इस इवेंट के बाद में प्ले करो और यहाँ पे खरीदारी करके चलो इस गिरावट में? देखिए, मोस्ट ऑफ दी प्राइस स्ट्रक्चर अगर फार्मा स्टॉक्स में देखूं मैं तो काफ़ी बिकवाली का प्रेशर तो बिल्कुल है। और जो स्टॉक्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्सपोजर है, अभी तक किसी में भी
कोई सपोर्ट के नज़दीक तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई रेजिस्टेंस पे है, वहां से थोड़ी बिकवाली है, ये कोई स्टॉक्स रेंज के मिड पे चल रहा है। तो ट्रेड सेटअप अभी तक कोई भी फार्मा काउंटर ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा ट्रेड सेटअप मुझे नज़र बन पा रहा है कि आपने यहाँ पे ले लिया और ये आपने बॉटम पकड़ लिया। तो मैं कहूँगा फिलहाल अवॉइड करें ये स्पेस को, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर भी काफ़ी है। यहाँ पे जो है यूएस से काफ़ी टैरिफ भी इम्पोज होने के जो है हमें संकेत मिल पा रहे हैं। डेरिवेटिव्स में भी अगर डेटा पॉइंट्स देखें तो काफ़ी स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप के संकेत दिख पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा फार्मा में फिलहाल आप वेट एंड वॉच करें या अवॉइड करें एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी फार्मा से दूर रहने की रणनीति बताते हुए अक्षय जरा फटाफट से मेटल पर भी एक निगाह डाली दीजिए, क्योंकि हम ग्लोबली बहुत सारी चीज़ों को अब इंतज़ार करना है हमें, और जाहिर सी बात है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आईटी के अलावा मेटल्स पर भी होता है। लेकिन हम मेटल में एक मिक्स एंड मैच देख रहे हैं, जहां पर सेल, मॉयल, एनएमडीसी जैसे स्टॉक चल रहे हैं, नैल्को भी चल रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता जैसे दिग्गज में प्रेशर बन रहा है। तो यहां पर क्या रणनीति रखी जाए? मिक्स एंड मैच वाला सिनारियो है, आपको बहुत ही बारीकी से स्टॉक चुनना पड़ेगा यहाँ पे, टेक्निकल हो या डेरिवेटिव, जो भी आपको रीडिंग आपका कंफर्टेबल हो, क्योंकि पूरा सेक्टर में जो है कुछ स्टॉक्स में बिकवाली का प्रेशर है, कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई स्टॉक्स चुनना है जिनका टेक्निकल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मैं कहूँगा कि आपको देखना है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर आज तो खैर 1% डाउन है, पर कुल मिला के 880 और 925 ये रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे बाय करने की मैं राय दूंगा, तो कंडीशनल बाय रहेगा 920, ये लेवल पार करने दे, आज हो सकता है या कल हो। जब भी 920 पार करे तो एक टेक्निकल बाइंग का ट्रिगर बन जाएगा स्टॉक में, जिसके चलते आप 975 या 980 ये दो टारगेट के आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। एनएमडीसी जो प्रशांत जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, स्टॉक एनएमडीसी में भी आज काफी स्ट्रेंथ इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बनता हुआ दिख रहा है। ये मोर ऑफ बाय एंड होल्ड वाला काउंटर है, जहां पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से आप ना देखें और थोड़ा एक मिनिमम 1 मंथ के लिहाज से देखें, तो कहीं ना कहीं 63 ये बेस कंफर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको ये स्टॉक 80 रुपए तक आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये दो टॉप पिक्स रहेंगे। एनएमडीसी थोड़ा सा पोजिशनल बेट है, जो जिंदाल स्टील एंड पावर वो ऑफ कंडीशनल मोमेंटम बेस्ड बाइंग पिक है। तो आप दोनों अपने बाइंग रेडार में दो स्टॉक्स, मेटल के जो दिग्गज स्टॉक है, इनको आप अपने बाइंग रेडार में रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका, शो में आप हमारे साथ जुड़े और तमाम हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें। तो जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस करा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स उनमें है नहीं, पर हमने इन स्टॉक्स को हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया होगा। धन्यवाद अक्षय, शो में जुड़ने का और अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल मुझे और वरुण को तो आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन